नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर पहले सोने की करेंगे, जहां पर 50,000 प्रति 10 ग्राम के नीचे हमने भाव आते हुए देखे हैं। यूएस फेड की मीटिंग से पहले बाजार में काफी चिंताएं हैं और हमने शॉर्ट नई पोजीशंस यहां पर क्रिएट होते हुए देखी हैं। इस साल के हाई से अब तक $450 की गिरावट हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में देख चुके हैं। बात हम यहां पर गैस की भी करेंगे, जहां पर कल रात 9% की गिरावट देखने को मिली है। जो बहुत सारी चिंताएं गैस में थी वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई हैं। ऑफकोर्स रशिया और यूरोप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी यहां पर हैं, लेकिन चीन अब यहां पर ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो रेल रोड और यूनियन की स्ट्राइक होने वाली थी वो अब यहां पर नहीं होगी, तो वो कुछ बहुत सप्लाई की चिंताएं बाजार से हटती हुई नजर आई हैं। साथ ही बात करेंगे बारिश की। यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, एक्सटेंड भी किया गया है। अच्छी खासी बारिश यहां पर मुंबई में, महाराष्ट्र में है और आसपास के इलाकों में भी बनी हुई है। आगे जाकर क्या क्यूज रह सकते हैं बाकी के सितंबर के लिए, जानने की कोशिश करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, सोने पर बात करने के लिए फोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव फोपले, और मौसम पे बात करेंगे आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट केएस हसालीकर से। साथ ही साथ जिस तरह के मील के एक्सपोर्ट्स हुए हैं उस पर राय देंगे सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। लेकिन सबसे पहले सोने पर नजर डालते हैं, जहां पर मुनाफा वसूली गहराई है। 2 साल के लोज पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहां पर कारोबार है। भारतीय बाजारों में 50,000 के नीचे के स्तर हैं और ये जो हफ्ता है ये पिछले 2 महीने में इससे ज्यादा खराब हफ्ता हमने बनता हुआ नहीं देखा। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? नो डाउट सोने में काफी अच्छी फॉल देखने मिली है कल शाम के सत्र में। स्पेशली इंटरेस्ट रेट हाई करने की बात है, जो 75 से 1% की बात हो चुकी है और आगे और भी बढ़ सकते हैं। तो मार्केट ने ऑलरेडी इसे एंटिसिपेट कर लिया है और एंटिसिपेशन में ये है कि 2% की रेट हाइक, अगर आप देखिए अगर 2% की रेट हाइक आती है तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग और फिक्स डिपॉजिट्स काफी चेंज हो जाएंगे। 6-7% के फिक्स डिपॉजिट हो जाएंगे। उस कारणवश आपने देखे कि एकदम सडन फॉल आने दिखा है। यूरोपियन मार्केट थोड़ी सी वीक है और डॉलर जो रफ्तार से बढ़ रहा है, एंटिसिपेशन ये भी है कि डॉलर 120 के पार भी हो सकता है। तो ये सारे सिनारियो सोने की चमक को काफी धीमी कर दिए और प्राइस को भी आप देखिए कि प्राइस ऑलमोस्ट साल भर के निचले स्तर पर आ चुका है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फॉल जारी रहेगा और 1650 1675 का जो स्तर है मार्केट इसी दायरे में ट्रेड होगा। पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि मार्केट 1680 के स्तर छू सकता है और वो हो चुका है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो कमजोरी है वो जारी रहेगी। मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि उछाले बिकवाली करके चलिए। जब तक सोना $1700 के निचले स्तर पर ट्रेड हो रहा है और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 50,500 के निचले स्तर पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट में मंदी जारी रहेगी। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए और फर्मनेस अभी मुझे नहीं लगता मार्केट में आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि श्राद्ध का महीना है, स्पेशली इंडियन मार्केट की बात करें तो वहां पे भी कोई बायर्स ऐसे आएंगे नहीं, तो मार्केट काफी धीमी, फंडामेंटल और कंजम्पशन काफी धीमी हो जाएगी। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म मैं बिकवाली की सलाह दूंगा और एक्सपेक्ट करिए एटलीस्ट ₹1000 की गिरावट आपको करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स हमने यहाँ पर सोने में टूटते हुए देखे हैं। राजीव, आप कैसे देखते हैं ये सोने की गिरावट? एंड क्लियरली फिलहाल वेडिंग सीजन नहीं है क्योंकि वो तो नवंबर से यहाँ पर स्टार्ट होता है, लेकिन क्या करंट लेवल्स पे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। यस ऑफ कोर्स, 49,500 एंड 50,000 की जो रेट चल रही है अभी काफी इंसेंटिवाइज रेट है। बट जैसे हम जानते हैं कि श्राद्ध का महीना है, अगले 10 दिनों के लिए ये स्लो ही रहेगा हमारे लिए। बट इट इज अ टाइम जब हमें ये वक्त मिलता है न्यू कलेक्शंस बनाने के लिए एंड नवरात्रि में लॉन्च करने के लिए। एंड जो बेसिक ट्रेड है ये इसी में लगा हुआ है, कलेक्शन लॉन्च करने के लिए नवरात्रि ऑनवर्ड्स। सो हमारे लिए अच्छी बात है बिकॉज हमारी जो बेस प्रोडक्शन होती है ये कम रेट्स में हो जाएगी एंड इफ इट कंटिन्यूज आल्सो देन कंज्यूमर विल गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम। ओके, तो राजीव जी फिर इस हफ्ते के बाद एक हफ्ता और रहेगा श्राद्ध का और उसके बाद नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी, तो एक ऑफिशियल फेस्टिव सीजन का आगाज हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कैसा सीजन रह सकता है, कैसी डिमांड इंडिकेशंस फिलहाल मिल रही है, क्योंकि प्राइसेस डेफिनेटली अट्रैक्टिव हैं, और साथ ही इंपोर्ट नंबर्स कैसे एक्सपेक्ट करें हम? तो जैसे हमने कहा 50,000 की जो रेट चल रही है काफी अच्छी इंसेंटिव है पहले सालों से भी एंड एज अ रेट कंज्यूमर ने ये पहले से बाय कर ली है। ये रेट 50,000 की जो रेंज है फॉर पीक सीजन, अगर ये रेट कंटिन्यू होती है तो बहुत अच्छी रेट है फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छी बेनिफिट मिलेगी उनको ये प्राइसिंग में। सो आई फील इट इज क्वाइट अग्रेसिव दिवाली दैट वी लुकिंग अहेड टू एंड विद नवरात्रि एंड वेडिंग सीजन कम अहेड बियॉन्ड दैट, तो ये कंटिन्यू हो जाएगी बियॉन्ड दिवाली ऑल्सो हमारे लिए। तो
राजीव, लास्ट ईयर पेंटअप डिमांड काफी अच्छी खासी थी और 1,000 टन से ज्यादा सोना भारत में इंपोर्ट हुआ था। एज ऑफ नाउ 450-500 टन के आसपास इंपोर्ट हो चुका है। कितना आपको और लगता है मांग बढ़ती हुई नजर आएगी? एक टेंटेटिव एवरेज एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है इंपोर्ट नंबर्स को लेकर? I would expect at least a 10 to 15% rise beyond last year because इस साल काफी माहौल अच्छा है, पॉजिटिव है और गोल्ड रेट भी अच्छा है। सो ये दोनों को मिला के हम अगर देखेंगे तो ये एटलीस्ट 10 to 15% राइज बियॉन्ड लास्ट ईयर इंपोर्ट क्वांटिटी होगी। ओके, ठीक है, शुक्रिया राजीव जी आपका व्यू देने के लिए। तो डिमांड काफ़ी अच्छी है, 50,000 के लेवल्स पर लोग काफ़ी बुकिंग्स करा रहे हैं और यही लेवल्स रहते हैं तो एक अच्छी ग्रोथ इस बार फेस्टिव सीजन में रह सकती है विद रिगार्ड्स टू सेल्स। लेकिन प्राइसेस पर हमने धर्मेश से तो बातचीत की है, फटाफट से रवि का एक व्यू भी ले लेते हैं गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही, वो क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो आप क्या सजेशन दे रहे हैं राजीव, बताइए। जरूर से अभी जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी है, जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल प्लेस है, मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी टिल द फेड मीट थोड़ा बहुत प्रेशर में प्राइसेस रह सकते हैं। ध्यान रखें फेड मीटिंग के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छा बाउंस आपको सिल्वर गोल्ड दोनों में आता हुआ दिखेगा, बट टिल द मीटिंग आई थिंक प्राइसेस में नर्वसनेस जारी रहेगी। साथ में अगर आप बॉन्ड यील्ड पे ज्यादा फोकस करें, अगर जो 3.46 वाली बॉन्ड यील्ड अभी 3.5 के ऊपर अगर सस्टेन हुई तो मुझे लग रहा है कि एक और ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए मार्केट प्रिपेयर कर रहेगा और इससे डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त देखने को मिलेगी और जिसका प्रेशर है शायद आगे जाके गोल्ड सिल्वर दोनों के प्राइसेस में आता हुआ दिखेगा। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो गोल्ड में 49,300 के करीब एक बार सेल का स्ट्रेटेजी लेना चाहिए 49,500 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड 48,500 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इंटरनेशनल मार्केट में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हुए 1640 तक के लेवल वहां भी देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की बात करें 56,200 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, कुछ भी उछाल 400 के करीब मिलता है तो वहां भी सेलिंग करना चाहिए। बेस मेटल का एडिशनल वहां पे एक प्रेशर भी दिख रहा है। डाउन साइड 55,200 तक के लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 56,800 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लेना है। तो गोल्ड एंड सिल्वर में दोनों में टिल द फेड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वीकनेस रहेगी। आफ्टर फेड में अगर शॉर्ट टर्म जिसका नजरिया है या ये फेस्टिविटी का जिसको बेनिफिट लेना है वो फेड मीटिंग के दिन बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि 21 सितंबर तक बिकवाली करके काम करें और दोनों में ही सेल कॉल हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं क्योंकि उसका भी जिक्र हुआ और कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिली है। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप यहाँ पे प्राइसेस? पिछला हफ्ता ठीक ठाक था, इस हफ्ते की शुरुआत बेहतरीन थी, लेकिन अब ज्यादातर मेटल्स में गिरावट के साथ कारोबार। नो डाउट मार्केट में अभी भी काफी प्रेशर है, स्पेशली ऑन द बेस मेटल साइड। अगर आप देखिए तो मार्केट काफी सुस्त ट्रेड कर रहा था पिछले हफ्ते, बट कल के सत्र के बाद मार्केट में थोड़ी सी प्रेशर ज्यादा आ चुकी है। मैं डॉक्टर कॉपर की तरफ ज्यादा बेट करूंगा। अगर देखिए कॉपर की जो चाल है वो 620 से लेके 660 के 40 रुपए के दायरे में ट्रेड हो रही है, 8 से 9% का दायरा है। बट फंडामेंटली रुपए के कारण मार्केट थोड़ी सी ऊपर है एमसीएक्स का, बट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तो काफी पिटाई देखने मिली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो वीकनेस है वो जारी रहेगी। मैं कॉपर में अभी भी बिकवाली की सलाह दूंगा। 645 का अगर लेवल है वहां पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 650 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसका जो पिछला लो है मार्केट 625 और 615, ये दो लेवल है जो मार्केट आए करेंगे आने के, क्योंकि अगर आप देखिए बाकी सारे कमोडिटीज वीक हो रहे हैं स्पेशली, बट अगर बेस मेटल में देखें तो बेस मेटल काफी सुस्त ट्रेड कर रहा है, तो ये एक्सपेक्ट करिए कि इसमें ज्यादा वीकनेस आ सकती है। सेकेंडरी कमोडिटी जिंक रहेगी। अगर आप देखिए जिंक की जो चाल है काफी अच्छी थी, पिछले महीने ऑलमोस्ट 320 तक गई थी, फिर से मार्केट में उसने एक गोता लगाया और ऑलमोस्ट 280 के लेवल पे आ चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जिंक और वीक हो सकती है और 270 से लेके 260 के स्तर के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसका 285 का। डाउन साइड एटलीस्ट 10 से 15 रुपए की गिरावट आपको मिल सकती है दोनों काउंटर पे। यानी कि एक और सेक्टर है जहां पर बिकवाली करके ही काम करना है। एक और सेक्टर जहां पर हमने गिरावट आते हुए देखी है ओवरनाइट मार्केट्स में, वो है एनर्जी पैक। कच्चे तेल की बात करें तो करीबन 4% की गिरावट थी। नेचुरल गैस में हमने 9% की मुनाफा वसूली यहां पर आते हुए देखी। धर्मेश, आप इस सेक्टर को स्पेशली बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। क्रूड से ही शुरुआत कर लेते हैं। 95 के लेवल यहां पर होल्ड नहीं कर पाए, 92 के नीचे फिलहाल कारोबार, कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं इस काउंटर पे थोड़ा सा विपरीत ट्रेड करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखिए जो वीकनेस देखने मिली थी प्राइस में, उसमें $80 से मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस दे दिया था। अब मार्केट ऑलमोस्ट $5 ऊपर चल रहा है, ट्रेड हो रहा है। कल का जो फॉल था वो कंप्लीटली एज अ बास्केट सारे कमोडिटीज गिर रहे थे, उसके वजह से ये भी गिर चुका है। फंडामेंटली मुझे लगता है कि ठंडी का माहौल में ये फिर से पिकअप हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो रूस और यूक्रेन की जो जुगलबंदी चल रही है, जो अनसर्टेनिटी है वो काफी हाई है।
इसके वजह से मार्केट में एनर्जी एज अ पैक ओवरऑल काफी बाइंग होगा इसमें। तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करता हूं मैं फिर से, तो ये काउंटर पे मैं बाइंग करूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो बाइंग है वो एटलीस्ट नहीं तो 15 से 20% तक की वॉलेटिलिटी इसमें आ सकती है आगे जाके, स्पेशली ऑन द दिसंबर काउंटर में। तो क्रूड में मैं बाइंग की सलाह दूंगा। 7,000 के स्तर के लिए फिर से इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। 6,000 स्टॉप लॉस, 6,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखे क्रूड में। और अगर नेचुरल गैस की बात रही, नो डाउट ये काउंटर पे आप सिर्फ और सिर्फ बाय करें जब तक ये रूस की जो आर्थिक परिस्थिति चेंज नहीं होती, जियोपॉलिटिकल टेंशन चेंज नहीं होती, ये काउंटर पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे। एक्सपेक्ट करिए कि ये फिर से 700 से 710 के लेवल्स पे छू सकता है। 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें नेचुरल गैस में। ये काउंटर बहुत वॉलेटाइल है। प्लीज अगर जब भी स्पाइक मारे आप प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें और फिर से डिप होने का वेट करें। दोनों काउंटर मेरे बाइंग की रहेगी। 6,700 स्टॉप लॉस क्रूड का रहेगा और 650 स्टॉप लॉस रहेगा मेरा नेचुरल गैस में। रवि, अगर एनर्जी पैक में ही एक ट्रेड लेना हो तो ज्यादा कन्विक्शन किसके साथ है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, नेचुरल गैस या क्रूड? मैं नेचुरल गैस पे ज्यादा बेट करूंगा, क्योंकि वैसे वोलेटाइल कमोडिटी है, हालांकि जिस हिसाब से फंडामेंटल प्लेस है, नेचुरल गैस एक अच्छे फंडामेंटल पे चल रहा है। और धीरे धीरे जैसे अक्टूबर में ऑनवर्ड्स यूरोप में एनर्जी डिमांड, पर्टिकुलर नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी, और अगर डील नहीं हुई रशिया एंड यूरोप के बिटवीन, जिसके चांसेस पे भी कम दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आगे जाके सप्लाई कंसर्न्स उसमें ज्यादा दिख रहे हैं। तो 660 के करीब अगर प्राइसेस मिलता है, एक बार बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 648, अपर साइड 680 690 तक के लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो लोग सेफ ट्रेड कर रहे हैं या जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, ऑप्शन से काम करें। 700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी है वो यहाँ से बाय कर लेना चाहिए। मुझे लग रहा है अक्टूबर एंड तक रोके ये कॉल में ज्यादातर जितना पुट कॉल का प्रीमियम है उतना मैक्सिमम आपका रिस्क है। एंड अपर साइड अगर ये 700 बियॉन्ड गया तो आपको एक अच्छा मुनाफा मिलने की वहां पे मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो इंट्राडे फ्यूचर से बाय कर सकते हैं, जिसका शॉर्ट टर्म का नजरिया है वो 700 के कॉल ऑप्शन से बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो स्ट्रैटेजी आपको मिली है नेचुरल गैस पर। धर्मेश और रवि दोनों ही मानते हैं कि यहाँ पर बाय करके आपको चलना है। टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। शुक्रिया धर्मेश आने के लिए शो में, अपनी स्ट्रैटेजीज सभी कमोडिटीज पर देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे ऑयल मिल एक्सपोर्ट के नंबर्स पर, क्योंकि अगस्त में एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखा है। इसी पर बातचीत करने के लिए संदीप वजूरिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही एक अपडेट लेंगे मॉनसून का भी। केएस हुसालीकर हमारे साथ होंगे। तो जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। और एक काफी स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर ऑयल मील एक्सपोर्ट्स का आता हुआ। अगस्त के महीने में हमने करीबन 71% की यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। काफी हद तक यहाँ पर जो इजाफा है, कंट्रीब्यूशन है, वो रेप मील की तरफ से आया है। हमारे साथ सनविन ग्रुप के संदीप बजोरिया हैं। बजोरिया जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप ये नंबर, कहाँ पर एक्सपोर्ट्स हुए हैं और जो मंथ ऑन मंथ और ईयर हमने यहाँ पर रनअप आता हुआ देखा है मील एक्सपोर्ट का, उन नंबर्स को आप कैसे एनालाइज करते हैं? मनीषा जी, हमारे पास रेपसीड का क्रॉप बहुत अच्छा था। इस समय 80 लाख टन की जगह पे 110 लाख टन का क्रॉप आया, तो हमारी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस रेपसीड प्रोसेसिंग में अच्छी नहीं रही। मील की प्राइस बड़ी कॉम्पिटिटिव रही, तो साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग बहुत अच्छी मात्रा में रेपसीड मील एक्सपोर्ट कर पाए। जो हमारा नॉर्मल एक्सपोर्ट आप समझिए 5-5.5 लाख टन था, वो लास्ट 5 महीने में वो 10 लाख टन तक हो गया है। जहाँ तक दूसरे मील हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं, सोयाबीन मील, कैस्टर मील और राइस ब्रान मील, ये तीनों के नंबर्स करीबन उतने ही थे जितने प्रीवियस ईयर में थे, और वो तीनों मिला के करीबन 5-1 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ। सो टोटल करीबन 15 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ है। तो स्टार विनर वाज रेपसीड मील एंड डबल डी एक्सपोर्ट ऑफ रेपसीड मील। ये सिचुएशन हमारे यहाँ रही है। और अगले साल भी हमें, अभी तो देखिए सोयाबीन का क्रॉप, अभी थोड़ी बारिशों को लेके, एक्सेस बारिशों को लेके चिंता है, बट जिस तरह से सोइंग है और जिस तरह से लग रहा है कि सोयाबीन क्रॉप कम से कम 110 लाख टन का होना चाहिए, सब्जेक्ट टू दिस असेसमेंट ऑफ एक्सेस रेंज। और कैरी ओवर हमारे पास 15 लाख टन का सोयाबीन सीड पड़ा है। तो हमें सोयाबीन मील को एक्सपोर्ट बढ़ाना ही पड़ेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। उसके बिना हमारा कोई चारा नहीं है। और मील एक्सपोर्ट होगा तो ही हमारा सोयाबीन सीड प्रॉपर्ली क्रश हो पाएगा। सो हमें लग रहा है कि ओएनजीसी में सोयाबीन मील के एक्सपोर्ट के नंबर बेहतर होंगे। और रेपसीड मील में तो एक्सपोर्ट की चाल बनी रहेगी। रेपसीड में भी अभी भी हमारे पास 35 लाख टन का कैरी ओवर स्टॉक है, जो फार्मर्स के पास में, मिलर्स के पास में है। क्रश कंटिन्यूस चलता रहेगा। और अगला रेपसीड क्रॉप भी जिस तरह से सब सॉइल मॉइस्चर डेवलप हो रहा है, बारिश हो रही है, वो भी हमें 110 से 120 लाख टन के बीच में दिख रहा है।
सो ये थोड़ा मील एक्सपोर्ट फ्रंट में हमारा अभी अगले महीने भी एक्टिव रहेगा लग रहा है। तो संदीप जी, फिर प्राइसेस यानी आप मान रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में कम ही बने रहेंगे और इसीलिए शायद एक्सपोर्ट फर्दर बढ़ते हुए दिखेगा? यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम प्राइस कॉम्पिटिटिव बने रहेंगे तभी एक्सपोर्ट बना रहेगा, और हमारे पास इस कारण से हमारी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहेगी और हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। और एक्सपोर्ट करने के सिवा हमारे पास चारा भी नहीं है। तो दोनों चीजें, हमारी जरूरत भी है एक्सपोर्ट बढ़ाना और हमारी मजबूरी भी है एक्सपोर्ट बढ़ाना, आप समझ के चलिए। ऑल राइट, यानी कि दोनों ही फ्रंट्स पे यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आती हुई। बहुत शुक्रिया संदीप जी उन दोनों ही पॉइंट्स का यहाँ पर सेंस बनाने के लिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है वो है बारिश। और सितंबर के महीने की शुरुआत यहाँ पर अच्छी हुई और पहले 15 दिन में अच्छी खासी बारिश भी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। IMD के एस उसालीकर अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिस्टर उसालीकर, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और जिस तरह की बारिश हम यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप इसे कब तक होता हुआ देखते हैं ऐसे ही? ये जो अब बरसात हो रही, एक्चुअली बरसात कल शाम से पिकअप हो गई है और ये अभी जो है ये अपने पीक के ऊपर है ऐसे मैं कह सकता हूँ। और आने वाले कल तक जो है, कल दोपहर तक या कल शाम तक जो है इसका प्रभाव जो है वो हमें दिखाई देगा। खास करके जो प्रभावित हिस्से रह सकते हैं वो नॉर्थ कोंकण है, जिसमें पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, फिर घाट एरियाज है हमारे, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, और कुछ जैसे इससे धुले, नंदुरबार, जलगांव। तो इस तरह के जो नॉर्थ महाराष्ट्र के जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है ये इससे प्रभावित रह सकते हैं। दक्षिण गुजरात रह सकते हैं, मोस्ट पार्ट्स ऑफ MP। और जो अब सिस्टम बना है जिसके कारण ये सब हो रहा है, जो कम दबाव का क्षेत्र है वो मध्य यूपी, सेंट्रल यूपी के ऊपर है। आप ओवरऑल सितंबर अब यहाँ पर कैसे देखते हैं और कब तक आप विड्रॉल देखते हैं मानसून का? जैसे अभी मतलब जो शुरुआत हुई है सितंबर की, तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है आज सवेरे के जो आंकड़े उसके हिसाब से तकरीबन 7% जो है वो बरसात पूरे देश में अधिक हुई है, मतलब 107% है। और तकरीबन 30 राज्य, 29 से 30 राज्य ऐसे जहां पर वो नॉर्मल या अबो नॉर्मल रेनफॉल हुई है। और हम देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम बना है, जो नॉर्थ वेस्ट बे में बना था, बंगाल उपसागर में बना था, जिसके कारण ये अंदर आया, और उसके बाद जो बरसात मध्य भारत में, महाराष्ट्र में और बाकी हिस्सों में हो रही है, तो ये लगातार चल रहा है। और आज हम ये भी एक पूर्वानुमान दे रहे हैं कि तकरीबन 18 तारीख के आसपास, मतलब संडे के आसपास जो है फिर एक बार जो है हम बंगाल उपसागर में एक सिस्टम बनते हुए हमें कुछ हमारे मॉडल के गाइडेंस से दर्शा रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि मतलब आने वाले पहले 2 सप्ताह जो है, पहले 2 से 3 सप्ताह जो है सितंबर के बरसात मानसून एक्टिव रहेगी। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि ये मानसून के विड्रॉल के सिस्टम्स क्या है, इसके बारे में अभी हमने कुछ कहा नहीं है वैसे। लेकिन एक जो कल हमने एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट दिया है, विस्तारित पूर्वानुमान 4 हफ्ते का, उसमें हमने ये कहा है कि नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के आसपास के इलाकों में एक सिस्टम एंटी साइक्लोन जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है। वो तकरीबन लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वो दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथन होते हुए। तो मेरे ख्याल से उससे पहले हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। ओके, तो अगले 2-3 दिन तो खास तौर से बारिश भारी रहेगी। कई रीजन्स में भारी बारिश का अलर्ट ऑलरेडी जारी किया गया है। लेकिन हाँ, अभी प्योरली विड्रॉल को लेकर कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं है। सितंबर में तो बारिश का माहौल बना ही रहेगा, ये मिस्टर उसालीकर बताते हुए। शुक्रिया सर आपका आने के लिए शो में और बताने के लिए क्या स्थिति फिलहाल मॉनसून फ्रंट पर बनी हुई है। रवि, आपका भी शुक्रिया आने के लिए शो में अपने स्ट्रैटेजीज देने के लिए। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस वीरेन के साथ। नमस्कार।